Hello everyone. I'm very sure you people are doing great. आज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिसीजन थ्योरी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट दिस चैप्टर? नो, द वर्ड डिसीजन. इनफैक्ट आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे क्रूशियल डिसीजन लिए होंगे और इनफैक्ट आपकी जो लाइफ है उस पर्टिकुलर डिसीजन पे आज बेस्ड है. Maybe one of the decisions that you took once you had qualified class 10th, and that was whether you need to go for commerce, science or art stream. और आज देखिए आपका करियर भी क्या है, जो आपने स्ट्रीम ऑप्ट किया था उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है. इनफैक्ट अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जितनी भी बातें आपने मैनेजमेंट में पढ़ी हैं, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट है और इन सब में डिसीजन की आवश्यकता होती है. आपने आइडिया सिम का एक ऐड देखा था, एक आइडिया जो बदल दे जिंदगी. राइट, दिस इज ट्रू. एंड वो आइडिया है क्या? डिसीजन मेकिंग. व्हाट इज दैट आइडिया? डिसीजन मेकिंग. That you need to take a right decision. But once you take a decision, it's not that it has to only come from your within self. Inner self से वो आएगा और वो decision होगा. नहीं. In order to take decision, at times you rely on certain data, maybe internal data, external data. So what are we going to study in this chapter? Entire chapter is decision theory. How do we take decisions? How do we take decisions when there is a risk involved? How do we take decision when there is an uncertainty? How do we take decision when there is uncertainty? So these are the things that we are going to learn in this chapter and we are all set to go ahead in this chapter. चलिए शुरू करते हैं. Decision making is the most significant aspect of the management process. मैनेजमेंट प्रोसेस का जो सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल हिस्सा है वो क्या है? डिसीजन मेकिंग. एफिकेसी ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट. एफिकेसी स्टैंड्स फॉर एफिशिएंसी. द एफिशिएंसी ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, राइट फ्रॉम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग. व्हाट इज दैट एफिशिएंट स्टेप? एंड दैट एफिशिएंट स्टेप इज डिसीजन मेकिंग. Is pivoted on the effectivity of the decision making process. Now we'll learn how do we take decision. Decision लिया ही कैसे जाता है? That is steps of the process of decision making. Number one is to identify the decision. सबसे पहले तो identify कीजिए कि आपको decision क्या लेना है. चलिए मैं अपनी बात करता हूं. Study at home को क्या decision लेना है? एक पर्टिकुलर डिसीजन की बात करते हैं, वेदर स्टडी एट होम इज विलिंग टू गो फॉर लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस. आई होप यू अंडरस्टैंड लाइव क्लासेस. लाइव क्लासेस मींस एन इंटरैक्टिव क्लासेस. बच्चा ड्यूरिंग द सेशन ही क्या कर सकेगा? टीचर से क्वेरीज वगैरह पूछ सकेगा. एंड रिकॉर्डेड क्लासेस इज व्हाट यू आर सीइंग राइट अवे. तो मे बी द डिसीजन दैट वी नीड टू टेक इज वेदर टू गो फॉर रिकॉर्डेड और लाइव क्लास. क्या ये डिसीजन आपके लिए भी हो सकता है? यस, इट कैन बी योर डिसीजन ऑल्सो, बट व्हेन यू विल टेक दिस डिसीजन, योर डाटा, द डाटा ऑन विच योर डिसीजन वुड बी बेस्ड वुड बी entirely different, and the data on which my decision whether to conduct these classes would be entirely different. Let us understand from my perspective. ठीक है, let us all understand from study at home's perspective how this decision would be taken, whether to go for recorded class और लाइव क्लास. दिस इज आइडेंटिफाइंग अ डिसीजन. पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें डिसीजन लेना क्या है. हमें क्या लेना है कि हम रिकॉर्डेड क्लास चलाएं कि लाइव क्लास चलाएं. अब इसके लिए हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एंड दोज इंफॉर्मेशन कैन कम फ्रॉम इंटरनल सोर्स एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स क्या हो सकता है? इंटरनल सोर्स होगा हम अपने काउंसलर्स, जो बेसिकली हमारी कह लीजिए काउंसलिंग टीम है. हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि एक बात बताओ, तुम लोग के पास कैसी क्वेरीज आती हैं जनरली? बच्चों को क्या चाहिए होता है? रिकॉर्डेड क्लास चाहिए होता है कि लाइव क्लास? तो व्हाट इज इंटरनल सोर्स? आई एम जस्ट स्पीकिंग इन रेफरेंस टू दिस डिसीजन. ठीक है, इट कैन बी टॉकिंग टू काउंसलर्स to understand what is the demand from student.
नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल सोर्स? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री डाटा। हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में कितनी एजुकेशन की कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन दे रही हैं, यानी कि एडटेक कंपनीज हैं। इंडस्ट्री डाटा मींस एडटेक का डाटा हम लेंगे और देखेंगे कि उस एडटेक कंपनीज में कितनी रिकॉर्डेड क्लासेस चला रहे हैं, कितने लाइव क्लासेस चला रहे हैं और किनका टर्नओवर ज्यादा है, बेसिकली मार्केट में डिमांड क्या है, ये हमें इससे समझ में आएगा। तो मतलब हम पूरे इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द टोटल मार्केट साइज ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस एंड लाइव क्लास एज ऑन डेट इन इंडिया एंड इफ आई एम टीचिंग ग्लोबली देन द एंटायर वर्ल्ड। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स। अब हम अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब हम सोचते हैं कि क्या हमें एक्स करना चाहिए कि वाई करना चाहिए, जब बहुत ज्यादा मंथन कर लेते हैं तो पता चलता है ना तो एक्स करना है, ना तो वाई करना है, जेड करना है। भाई क्या ऐसा होता है आपके साथ भी? सोच के बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपने सोचा, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आपने सोचा कि भाई मुझे हेल्दी रहना है तो मुझे क्या करना चाहिए? आपने सोचा सुबह उठ के ना साइकिलिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपने सोचा कि सुबह उठ के काम करते हैं, वॉक करते हैं। अब मंथन शुरू किया कि साइकिलिंग किया जाए कि वॉक किया जाए, खूब सोचते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों से आपने बात की, बहुत सारे डाटा को गैदर किया जिससे आपको समझ में आए कि क्या यूजफुलनेस है साइकिल चलाने की और क्या यूजफुलनेस है वॉक करने की। पता है फाइनली आपने क्या कंक्लूड किया? एक काम करते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? कभी कभी ऐसा होता है। So there's a difference between identifying the decision and identifying the alternatives. पता है डिसीजन क्या था मेरा? रिकॉर्डेड चलाएं कि लाइव चलाएं। इतना मंथन कर डाले कि पता चला कि एक तीसरा ऑप्शन भी बन सकता है। पता है क्या? रिकॉर्डेड कर ले, लाइव कर ले कि ब्लेंडेड कर ले। मतलब रहेगा रिकॉर्डेड क्लास लेकिन बीच बीच में बच्चों से क्या करेंगे, एक लाइव क्लास लाएंगे और बात भी करेंगे। हो गया एक तीसरा ऑप्शन। अंडरस्टूड? तो डिसीजन मेकिंग शुरू कैसे होती है? आइडेंटिफाइंग द डिसीजन, देन गैदरिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड देन आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स। नाउ आई एम राइटिंग अल्टरनेटिव विथ रिस्पेक्ट टू माय डिसीजन। क्या क्या होगा? रिकॉर्डेड, लाइव क्लास और तीसरा हो गया ब्लेंडेड। ओके सर, बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर हो गया हमें। आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स, देन कंसीडर द एविडेंस। Now consider the evidence. Then decision maker uses his knowledge and emotion to imagine what it would be like if one particular alternative is chosen. देखिए डिसीजन मेकिंग ना, मैं आपको बताऊं, फैक्ट्स इन सब चीजों पे डिपेंडेंट तो है, लेकिन अगर ये सिर्फ फैक्ट्स पे डिपेंडेंट होती तो दुनिया का हर व्यक्ति एक ही डिसीजन ले रहा होता। तब तो दुनिया का हर व्यक्ति, जो टॉप मोस्ट लोग हैं हमारे देश में, वैसे ही होते। अगर आपको लगता है कि हर कोई फैक्ट्स पे डिसीजन लेता, तो फैक्ट्स तो जो अंबानी के पास है वो सभी के पास है, वो इंफॉर्मेशन तो सबके पास है ना भाई। तो सिर्फ अंबानी ही अंबानी क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि डिसीजन जो होता है ना वो दिल से निकलता है। दिमाग और दिल मिलके कहता है कि नहीं ये चलेगा, करके देखो ये चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी इतनी सारी चीजें हुई, हमने डिसीजन आइडेंटिफाई किया, उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर अल्टरनेटिव्स बनाए कि ये करेंगे, उसके बाद अब दिल बोलेगा ये करके देखो धंधा चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड कंसिडर द एविडेंस। एंड व्हाट इज कंसिडरिंग द एविडेंस? आई विल अप्लाई माई ओन नॉलेज। छोड़ो दुनिया क्या कहती है, अपना दिमाग लगाएंगे, अपना इमोशन लगाएंगे, दिल लगाएंगे और बताएंगे ऐसे काम करेंगे। राइट? क्यों? आपको भी समझ में आ रहा है? बाकी जितनी चीज थी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये तो हिंदुस्तान के हर लोगों के लिए कॉमन है ना। हाँ भाई, ये तो फैक्ट्स हैं जो सभी के लिए कॉमन है, सभी को पता है। लेकिन कोई अंबानी क्यों बन जाता है? उसके पीछे कारण है चौथा स्टेप, कंसिडर द एविडेंस। देन स्टेप 5, अब लीजिए एक्शन। यहां तक तो काम हो गया डिसीजन मेकिंग का, अब लेना होगा एक्शन। और एक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? टीम। अब ये करिए, अब ये करना पड़ेगा।
ठीक है, तो फॉर दैट यू मस्ट हैव अ वेरी गुड टीम। आपके पास बहुत अच्छी टीम होनी चाहिए जो उस काम को कर दे। आपके दिल ने कहा, दिमाग ने कहा, वो करेगा कौन? ठीक है, एक बंदा तो बैठ के डिसीजन ले लिया कि ये मेरा दिल कहता है, ये दिमाग कहता है, इस डायरेक्शन में काम करना है, लेकिन करेगा कौन? आपके पास एक बेहतरीन टीम होनी चाहिए जो इस काम को अब कर सके। नाउ नेक्स्ट इज रिव्यू ऑफ डिसीजन। देखिए, क्या आपकी लाइफ में लिए गए हर डिसीजन सक्सेसफुल होते हैं? मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत सारे डिसीजन लेता हूं, ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं। आप सोच नहीं सकते, मैं तो लगभग हर दिन कोई ना कोई डिसीजन लेता हूं। आज ऐसे करके देखते हैं, आज इस तरीके से काम करेंगे। क्या मैं हमेशा सक्सेसफुल हो जाता हूं, सफल हो जाता हूं? नहीं। तो दैट इज कॉल्ड रिव्यू ऑफ द डिसीजन। हम अपने डिसीजन को रिव्यू करते, नहीं भाई ये काम नहीं बना, ऐसे नहीं चलेगा, इसका मतलब है आओ कुछ दूसरी चीज ट्राई करते हैं, ऐसे ट्राई करके देखते हैं, शायद ऐसे काम बन जाए। राइट, तो दैट इज कॉल्ड रिव्यूइंग ऑफ डिसीजन। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ टेकिंग डिसीजन। नंबर 1, आप आइडेंटिफाइंग करेंगे डिसीजन, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करेंगे, एविडेंसेस कंसिडर करेंगे, दिल और दिमाग की अपने सुनेंगे, देन उसके बाद एक्शन लेंगे, काम करेंगे, और काम करने के बाद देखेंगे कि ये चला कि नहीं चला। और जब रिव्यू करते हैं ना, तो कभी कभी समझ में आता है कि ये चला तो है, लेकिन इसको और बेहतर किया जा सकता है। अगर ये वाले स्टेप की जगह अगर हम ये काम ऐसे कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। राइट, मैं अपनी बात बताता हूं, मेरा जीवन में एक ही चीज मानना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ना बहुत सोच समझ के काम करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, मैं बहुत सोचता नहीं। ठीक है, अगर मेरे मन में आ गया ना कि ये चीज करना है तो विल गो अहेड, चलो करके देखते हैं। क्योंकि जब करके देखेंगे तो क्या आखिरी स्टेप आएगा, रिव्यू ऑफ द डिसीजन आएगा। आपको मौका मिलता है, भाई आपने डिसीजन किया, कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप रोक दीजिए, और नहीं तो क्या कीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। हो सकता है थोड़ा सा तरीका बदल देने से काम बन जाए। तो रिव्यू ऑफ डिसीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ऑलवेज टू स्टार्ट रेदर देन जस्ट थिंक। ठीक है, तो एक्शन तुरंत लीजिए। मतलब जो स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 है ना, इसका जो डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, टाइमिंग डिफरेंस लो होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसीजन लेके बैठे हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिसीजन बहुत अच्छा लेना चाहते हैं, कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर डिसीजन लेंगे। अरे बहुत सुंदर डिसीजन कैसे ले लोगे? ठीक है, तुम्हें क्या पता कि ये चीज वर्क करती है कि नहीं? करना तो पड़ेगा, और करने के बाद ही पता चलेगा कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। राइट, चलिए, नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग 3 डिफरेंट टर्म्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक डिसीजन। अब मैं इसको दूसरे एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं एजुकेशन की बात करूंगा तो ये बात ज्यादा अच्छी नहीं समझ में आएगी, बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं एक दूसरी बात करता हूं आपसे। मान लीजिए कोई मेला वगैरह है, उसमें आप सोच रहे हैं कि आप कोई स्टॉल लगाएंगे। अब स्टॉल लगाएंगे तो आप या तो आइसक्रीम बेचेंगे या तो चाय कॉफी बेचेंगे। आइसक्रीम बेचेंगे कि चाय कॉफी बेचेंगे, पता है ये किस पे डिपेंडेंट है? मेला पे डिपेंडेंट नहीं है। लगाएंगे मेले में, वो बात सही है, लेकिन ये बात किस पे डिपेंडेंट है पता है? उस दिन मौसम कैसा होगा, है कि नहीं? अगर उस दिन बारिश वगैरह हो जाए तो आइसक्रीम बिकेगी क्या? आइसक्रीम बिकेगी, भी बिकेगी तो है ही है भाई, आइसक्रीम बारिश में भी बिकेगी, लेकिन कम बिकेगी। अगर बारिश हो जाए तो उस मेले में ज्यादा क्या बिकेगा? चाय कॉफी बिकेगी। अब मान लीजिए अगर वो बहुत गर्म होता है उस दिन मेले में, तो चाय कॉफी नहीं बिकेगी, क्या बिकेगी? आइसक्रीम बिकेगी। राइट, अगर आप क्लूलेस हैं, आपको पता ही नहीं कि क्या होगा उस दिन, बारिश भी हो सकती है, धूप भी हो सकती है, अजीब व गरीब आजकल ऐसा ही मौसम चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलता क्या होगा। ठीक है, तो ये सब हम ही लोग कर्मों का फल है। ठीक है, ये जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन वगैरह हो रही है, ठीक है, सिविल कंस्ट्रक्शंस जो इतने बढ़ गए हैं, हम ही ने क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ किया है, जिसकी वजह से आज हमें खुद पता नहीं होता कि किस दिन कैसा क्लाइमेट होगा। बहरहाल इस पे चर्चा नहीं करते हैं, बात करते हैं अपनी दोबारा से डिसीजन मेकिंग पे। तो अगर आप कोई क्लूलेस है, आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या करेंगे?
आप देखेंगे जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है वही वाला लगा के देख लेते हैं। लेकिन अगर आपको क्लू मिल जाए तो कि क्या होने वाला है अगले दिन, जैसे आप वेदर डिपार्टमेंट गए, वहां से आपको आइडिया लग गया, आपको पता चल गया कि क्या होगा, तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। फिर तो आप देखेंगे भले कॉफी में प्रॉफिट कम होता है लेकिन फिर भी कॉफी बेचेंगे, क्योंकि कॉफी की क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी। जैसे 100 कप कॉफी बेच दिए, भले 2 रुपए कमा रहे तो 200 कमाओगे ना, ठीक है। आइसक्रीम में 5 रुपए कमा रहे हो लेकिन 25 आइसक्रीम बिकेगी तो कितना बेच कमा पाओगे? 125 ही कमा पाओगे। प्रॉफिट ज्यादा था आइसक्रीम लेकिन फिर भी हमने कॉफी डिसीजन लिया, क्यों? क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट मेरा मैक्सिमाइज हो जाएगा, कॉफी ज्यादा बिकेगी ड्यू टू रेन। तो डिसीजन जो होते हैं हमारी इन 3 फैक्टर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इन 3 फैक्टर्स को हमें अच्छे से समझना है, एंड दोस 3 फैक्टर्स आर सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। चलिए मैं आपको ये लिख के समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। डिसीजन थ्योरी, सबसे पहला टर्म है सर्टेनिटी। आप भी लिख लीजिए, इतनी प्यारी डेफिनेशन किसी किताब में भी नहीं मिलेगी जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी किसे कहते हैं? व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द परफेक्ट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन आउटकम। सर्टेनिटी क्या होता है? परफेक्ट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन आउटकम। जब आपको यह पता होता है कि यह होगा या नहीं होगा तो इसको कहते हैं सर्टेनिटी। जैसे अगर मुझे मालूम है कि यह बच्चा पास होगा कि फेल होगा, एकदम 100% मालूम है यह बच्चा फेल ही होगा, तो इट इज कॉल्ड सर्टेनिटी। या ये मालूम है कि यह बच्चा पास ही होगा, दोनों चीज हो सकती है, हैपनिंग या नॉट हैपनिंग, जो भी है वो मुझे एकदम एग्जैक्ट पता है, मुझे पता है कि यही होगा, तो दैट इज कॉल्ड सर्टेनिटी। व्हाट इज अनसर्टेनिटी? There are several possible outcomes. There are more than one possible outcome. ऐसे लिखते हैं। नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। There are several possible outcomes. अनसर्टेनिटी किसको कहते हैं? दे आर सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। जैसे वो क्या लूडो में जो डाइस चलते हैं तो उसमें क्या हो सकता है बताइए? क्या हो सकता है? और कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। व्हेन देयर आर सेवरल पॉसिबल आउटकम्स तो उसको कहा जाता है अनसर्टेनिटी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सर्टेनिटी क्या है? जब मुझे पता है कि क्या होगा, ये होगा कि ये होगा। अनसर्टेनिटी क्या है? जहां पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं और कुछ भी हो सकता है। और तीसरा है रिस्क। रिस्क का मतलब होता है या तो ये होगा या तो ये होगा। जैसे पास और फेल की बात कर रहे थे कि हमें पता है ये बच्चा पास होगा, जैसे ये बच्चा या तो पास होगा या तो फेल होगा, तो ये इसको कहा जाता है रिस्क। जब हम वो क्वाइन टॉस करेंगे, सिक्का उछालेंगे, टॉस करेंगे, तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही ना होगा। तो जब आपको पता हो या तो ये होगा या फिर ये होगा तो इसे कहा जाता है रिस्क। याद रहेगा सबको रिस्क क्या होता है? दिस और दिस, ईदर ऑफ द टू, इसमें से कुछ होगा, इसे कहते हैं रिस्क। अनसर्टेनिटी किसको कहते हैं? कुछ भी हो सकता है भाई, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दिस कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अच्छा लग रहा है? आराम से समझ में आ रही है बात? रिस्क क्या होता है? ईदर दिस और दैट, या तो ये या फिर ये आउटकम विल हैपन। ठीक है? दिस इज एन प्रैक्टिकल चैप्टर, ये थियोरेटिकल चैप्टर नहीं है, राइट। और हम लोग यहां पे खूब सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, लंबा चैप्टर भी है न्यूमेरिकल्स,
भरे पड़े हैं इसमें, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ताकि हम उन न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली हैंडल कर सकें। सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। देयर कैन बी एज सच टू एक्सट्रीम केसेस, one where there is perfect information of happening or not happening of the outcome. One where there is perfect information of happening or not happening of the outcome. This is a situation where there is relevant past experience to enable statistical evidence for predicting the possible outcomes. This is the case of decision making under certainty. ठीक है। The other extreme situation where there are possible outcomes but there is no previous statistical evidence to enable possible outcomes to be predicted, जहां पे बहुत सारे possible outcome है लेकिन कोई past experience मेरा ऐसा नहीं है कि क्या आता है, क्या हो सकता है, तो इसको कहते हैं uncertainty। ठीक है। लास्ट में रिस्क के बारे में भी बताया हुआ है। There arises a third situation where there is predictability of happening or not happening of the future state of nature. This is the case of decision making under condition of risk. देखिए सर्टेनिटी तो बहुत क्लियर है कि भाई ये होगा, हमको पता है। अनसर्टेनिटी और रिस्क में थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिख रही होगी, तो हम इसका ना डिफरेंस पॉइंट जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसका कंपैरिजन करते हैं हम आपके साथ। The probability of winning or losing something worthy is known as risk. ये जीतेंगे या हारेंगे, ये जो रिस्क है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, इसको रिस्क कहा जाता है। आप लॉटरी लोगे तो या तो खुलेगी या तो नहीं खुलेगी, यही ना होगा। आप जुआ खेलने बैठोगे या तो जीतोगे या तो हारोगे, इसी को रिस्क कहते हैं। आपने भी तो सुना होगा। देखिए भले आज आप डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़े लेकिन मोटा मोटी सबको बात पता है ये जुआ खेलना रिस्क है कि नहीं है। सब कहेंगे हाँ है सर पता है, लेकिन हम डेफिनेशन नहीं जानते थे आज तक। क्यों वो रिस्क है पता है? क्योंकि या तो जीतोगे या तो हारोगे, दो ही चीज है, इसी को रिस्क कहते हैं। ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी ये नहीं हो सकता। अनसर्टेनिटी वो होता है जहां पे फ्यूचर इवेंट्स क्या होगा ये तक नहीं पता है आपको। मतलब क्या होगा ये नहीं पता है। जैसे जीतेंगे हारेंगे ये दोनों में से एक तो होगा ना, तो ये रिस्क है। लेकिन क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता है, देन इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ठीक है। अनसर्टेनिटी इंप्लाइज अ सिचुएशन वेयर दिस फ्यूचर इवेंट्स आर नॉट नोन। फ्यूचर इवेंट पता ही नहीं होगा क्या। रिस्क मेजरेबल है, पता है आपको। हाँ जुआ खेलने बैठे हो और जेब में 1 लाख रुपया लेके बैठे हो, तो कितना रिस्क है तुम्हारे पास? बोलो कितना रिस्क है? अरे भाई 1 लाख रुपया का रिस्क है, उससे ज्यादा थोड़ी ना हार जाएंगे। ठीक है, जितना जेब में लेके बैठे वही हार जाएंगे, और क्या। तुम शर्त लगाते हो, रिस्क है ये। आज बारिश होगी कि नहीं, आओ शर्त लगाते हैं। जीते तो 100 रुपया तुम मेरा, और नहीं तो 100 रुपया गया। ठीक है, तो रिस्क है इसमें। हाँ कितने का? मेजरेबल है। रिस्क कितना है? अरे 100 ही रुपए का तो रिस्क है ना। पता है रिस्क हमेशा मेजरेबल होता है, अनसर्टेनिटी मेजरेबल नहीं होती, पता नहीं होता, क्योंकि क्या होगा ये भी नहीं पता ना। अनसर्टेनिटी का एग्जांपल लें, हम एक नई दुकान खोल रहे हैं, मोमोज बेचेंगे, कितना बिकेगा? अरे कुछ आइडिया नहीं है भाई। हो सकता है एक भी ना बिके, हो सकता है 10 प्लेट बिक जाए, हो सकता है 100 प्लेट बिक जाए, हो सकता है हजारों प्लेट बिक जाए, और ऐसा भी हो सकता है लोग लाइन में लग के आज नंबर लगा रहे हैं और कल मिलेगा उनको मोमोज। अरे चलने को कुछ भी, मेरी तकदीर में क्या लिखा है किसको पता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मोमोज शाम को मिलता है लेकिन दुकान शाम को 6 बजे खुलती है और लोग 4 बजे से आके लाइन में लग जाते हैं खाने के लिए। ये सब आप ही जैसे बदतमीज बच्चों की वजह से होता है। इतनी शौक किसी चीज की पाल लेते हो कि उसकी दुकान इतनी अच्छी चल रही है। चलो कोई बात नहीं। तो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अनसर्टेनिटी। यहां अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं भाई क्या होगा, नथिंग इज नोन। रिस्क के का आउटकम क्या है? चांसेस ऑफ आउटकम्स आर नोन।
क्या चांसेस पता होता है क्या होगा? हाँ, हमको मालूम है जीतेंगे हारेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है, मोटा मोटी आइडिया है, ठीक है। द आउटकम्स आर अननोन। रिस्क कंट्रोलेबल है, रिस्क कंट्रोलेबल है, हाँ, यू कैन कंट्रोल द रिस्क। हाउ यू कैन कंट्रोल द रिस्क? अब जितना बड़ा गेम खेलोगे उतना बड़ा लॉस हो सकता है। आप गेम छोटा कर दो, रिस्क कम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा जुआ के लिए कितना लेके बैठे थे जेब में? 1 लाख। रिस्क कम करना है आपको, हम करवा देंगे। जेब में 10,000 लेके बैठो, रिस्क कम हो गया, है कि नहीं इजी? तो रिस्क इज कंट्रोल्ड। जो दुकान खोले मोमोज की, उसमें जो अनसर्टेनिटी वो कम कर सकते हो? नहीं कर सकते यार, कोई नहीं कर सकता। वो 1 बिकेगा, 1 प्लेट बिकेगा, 1000 प्लेट बिकेगा, इसको कौन कम कर देगा? दुकान खोले बिना नहीं पता है क्या होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं एडवर्टीजमेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं हीरोइन नचा दूंगा, सेल हो जाएगी। अरे कैसी बातें करते हो भाई, मेहनत तो सारे ही करते हैं ना। जो तुम बता रहे हो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बता दे रहे हो क्या? उससे क्या अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है क्या? उससे अनसर्टेनिटी नहीं खत्म होती। चलो आगे देखो। तो दिस इज कंट्रोलेबल, दिस इज अनकंट्रोलेबल। मिनिमाइजेशन, आप कम कर सकते हैं, वही चीज बात है। यस, वही बात है, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। अनसर्टेनिटी कम नहीं कर सकते। रिस्क की प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं। हाँ, यहां ना थोड़ी सी असाइनमेंट पॉसिबल होती है। जैसे जब हम जुआ खेलते हैं ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे हम शर्त जब लगाते हैं, ठीक है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी होती है कि 75% हम जीतेंगे, 25% हारेंगे, क्योंकि हम लगाते ही नहीं है जब तक हम ज्यादा श्योर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमको मालूम है कि जब भी हम शर्त लगाएंगे ना, तो 75% चांस हम जीतेंगे, 25% चांस है कि हम हारेंगे, राइट। तो दिस कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ रिस्क भी हो सकता है। जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, मैंने सीए ना ऑल इंडिया रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। ऑल इंडिया रैंक समझते हो? ऑल इंडिया 27वीं रैंक आई थी, मतलब पूरे देश में लाखों बच्चे एग्जाम दिए थे, तो 27वें नंबर पे हम थे। तो एक बात बताइए, जब हम एग्जाम दे रहे होंगे तो पास या फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्या वो मुझे पता होगी? क्या ऐसा होगा 50% पास भी हो सकते हैं, 50% फेल? अरे नहीं भाई, मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं? अरे भाई, जो ऑल इंडिया रैंक ला रहा है उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा होगी ही होगी। तो शायद कुछ ऐसा होगा कि 90% पास होने की चांसेस हैं, 10% फेल भी हो सकता है। क्या ये बात आप भी असाइन कर सकते हो? हाँ, आप भी कर सकते हो, हर बच्चा कर लेगा। ईमानदारी से बोले भले ना, लेकिन पता तो उसको भी है, ठीक है। अनसर्टेनिटी, इसका प्रोबेबिलिटी असाइन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी करने वाले हैं, जहां पे हमको ये पता है कि क्या होने वाला है। तो ये बहुत सिंपल डिसीजन होता है, इसमें कोई मेहनत नहीं होती। जब सब चीज सर्टेन है तो फिर डिसीजन क्या लेना है? फिर तो दुनिया का हर इंसान वैसे ही डिसीजन लेगा। पता है सबसे ज्यादा दिक्कत कहां है डिसीजन लेने में? अनसर्टेनिटी में और रिस्क में। वहां समझ में नहीं आता भाई, करे तो क्या करे भाई, मोमोज की दुकान खोले कि ना खोले। अब सर्टेनिटी पता है कि क्या होगा, अब कल मेले में हमको ठेला लगाना है अपना, और हमको मालूम है बारिश होगी तब तो हम चाय कॉफी बेचेंगे इसमें, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति यही करेगा कि नहीं? ये बताओ, यही करेगा। आइसक्रीम वर्सेस अगर चाय कॉफी में डिसीजन लेना हो तो हर कोई चाय कॉफी ये ऑप्ट करेगा, अगर ये बात पता है कि अगले दिन बारिश हो रही है। चलिए, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी। इफ द डिसीजन मेकर इज सर्टेन रिगार्ड्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ आउटकम, ही इज सेट टू ऑपरेट अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी। अगर डिसीजन मेकर को यह बात पता है कि प्रोबेबिलिटी हैपनिंग या फिर नॉट हैपनिंग की क्या है, तो यू आर ऑपरेटिंग अंडर द कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी। केसलेट मतलब एक केस स्टडी आपको सिखाते हैं, इससे आपको ये सिचुएशन हैंडल करने आ जाएगी। मिस्टर प्रताप इज कंसिडरिंग सेटिंग अप हिज स्टॉल इन द प्लेग्राउंड इन द इवनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डे। एक प्लेग्राउंड में स्टॉल लगाने का सोच रहा है मिस्टर प्रताप, एक पर्टिकुलर शाम को लगाना चाहेगा। हो सकता है उस प्लेग्राउंड में कुछ बड़ा गेम होने वाला है उस दिन, इसलिए ये सोच रहा है कुछ ठेला लगाएं अपना, ठीक है। कौन से दिन लगाना चाहता है? 20 अगस्त 2022 को लगाना चाह रहा है। उसके पास 2 ऑप्शन है, कह रहा है ही हैज द ऑप्शन ऑफ सेलिंग आइसक्रीम और कॉफी, या तो वो आइसक्रीम बेचेगा ठेले पे या कॉफी बेचेगा। ही हैज द ऑप्शन ऑफ बाइंग आइसक्रीम फ्रॉम द होलसेलर एट 56 एंड सेलिंग देम एट 60।
आइसक्रीम का प्रॉफिट समझ लीजिए, 56 रुपए में खरीदा जाता है, 60 रुपए में बेचा जाता है। आइसक्रीम बेचने में कितनी कमाई है? 56 का खरीदा जाता है, 60 का बिकता है, 4 रुपए की कमाई है आइसक्रीम बेचने में। Thus he would have a profit of 4 on each आइसक्रीम कोन। एक आइसक्रीम कोन पे 4 रुपए कमाएगा। On a sunny day he sells 200 cones। अगर सनी डे होगा, मतलब धूप निकली होगी, तो कह रहा है 200 आइसक्रीम बिक जाएगी। बट इफ इट इज रेनी डे देन सेल्स फॉल एंड thus he is able to sell only 80 cones। पूरी बात याद रखिएगा, आइसक्रीम बेचने में 4 रुपए की कमाई होती है। अगर धूप होती है तो 200 आइसक्रीम बिकती है, और गर्मी बारिश होती है तो कितना होता है? 80 आइसक्रीम बिकती है। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी इफ ही सेल्स कॉफी, अगर वो कॉफी बेचेगा तो एक कप पे 6 रुपए कमाएगा। अच्छा, कॉफी में ज्यादा कमाई है। आइसक्रीम में 4 रुपए की कमाई है, कॉफी में 6 रुपए की कमाई है। कॉफी बिकेगी 100 कप ऑन द सनी डे। गर्मी होगी तो 100 कप कॉफी बिकेगी, बट अगर रेन हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो कॉफी बिकेगी 160 कप। तो दे आर टू एक्ट्स सनी, दे आर टू एक्ट्स, या तो हम आइसक्रीम बेचेंगे या तो कॉफी बेचेंगे। ठीक है, ये एक्ट्स हो गया। नेचर ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर, या तो सनी डे होगा या तो रेनी डे होगा। ठीक है। आइसक्रीम अगर बेचेंगे सनी डे में, गर्मी में आइसक्रीम बेचेंगे तो कितना कमाएंगे? गर्मी में आइसक्रीम बिक रहा था 200, गर्म अगर धूप है तो आइसक्रीम बिक रहा था 200, तो 200 इंटू 4 800 रुपए कमाएंगे। देखिए सही है ये। और अगर बारिश हो रही थी तो आइसक्रीम कितना बिक रहा था? 80, 80 में 4 रुपया कमाएंगे तो कितना हुआ? 320 रुपया। ये देखिए 320 लिख रहा है। कॉफी में कितना बिकता था? कॉफी गर्मी में बिकेगा 160 कप, नहीं गर्मी में बिकेगा 100 कप। कॉफी गर्मी में बिकेगा 100 कप और कमाएंगे 6 रुपया, तो 100 इंटू 6। और बरसात में कॉफी बिकेगा 160 कप और कमाएंगे 6 रुपया, तो 960 रुपया। ये मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से इसने इनकम कैलकुलेट कर रखी है। ठीक है। नाउ ऑन द मॉर्निंग ऑफ 28 अगस्त 2022, अब ये 22 की शाम को लगाना है ना ठेला, तो अब सुबह सुबह ये सोच रहा है। He wakes up and find that it has been raining from the previous day night। अब सुबह उठता है 22 तारीख को तो देखता है पिछली रात से ही बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। एंड फॉर क्लैरिफिकेशन कॉल्स द मेट ऑफिस। मेट ऑफिस जानते हैं? मेट ऑफिस मतलब वो क्या कहते हैं हिंदी में तो मुझे नहीं मालूम, इंग्लिश में बोलते हैं वेदर डिपार्टमेंट, मौसम विभाग। हाँ याद आ गया, मौसम विभाग। तो वो मौसम विभाग में फोन करता है, मेट ऑफिस कहते हैं उसको। एंड दे कंफर्म दैट इट वुड रेन, और वहां से पता चलता है इसको कि इट वुड रेन फॉर द होल डे, पूरे दिन बारिश होने वाली है। चलिए अब बताइए क्या डिसीजन लेना है। बारिश होगी तो क्या बेचना है उसको? कॉफी बेचना है। दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है। अगर बारिश होगी तो आइसक्रीम कितना बिकेगा? बारिश होगी तो आइसक्रीम बिकेगा 80। ठीक है, 4 रुपया कमाओगे तो 320, और अगर कॉफी बेचोगे तो 160 कप बेचोगे, 6 रुपया कमाओगे, 960। तो कॉफी बेचना है, बस खत्म काम। सेलिंग कॉफी इज द डिसीजन। इसको कहते हैं सर्टेनिटी। इसमें कुछ आप क्या, दुनिया में हर इंसान यही डिसीजन लेगा कि नहीं लेगा? इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग और सर्टेनिटी। अब हम दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। रिस्क में या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटीज आप असाइन कर सकते हो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। यहां पे क्या होगा? डिजायर्ड आउटकम जो होगा वो या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटीज भी आप असाइन कर सकते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटीज आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू डिनोट द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट और स्टेट ऑफ नेचर विल ऑकर। इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल एंड वेरीज बिटवीन 0 to 1। 0 to 1 क्यों होता है? जैसे रिस्क में प्रोबेबिलिटीज पता होती है, चांसेस ऑफ अकरिंग पता होता है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मोहन के पास होने की या फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए पास और फेल। मोहन के पास होने की प्रोबेबिलिटी है 80%, 0.80। तो एक बात बताइए, उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो फेल हो जाएगा, इसका कितना चांस है? 20%। रोहन
इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 40% है, तो इसके फेल हो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%। आप जब भी दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा, और एक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमेशा बिलो 1 रहेगा, 0 to 1 के रेंज में फॉल करेगा। ठीक है, ये 0 to 1 के बीच में होगा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमेशा, और टोटल ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 आएगा। यही बात यहां लिखी हुई है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल एंड वेरीज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, when the probability of occurrence of an event is 0, it denotes nil likelihood। 0 का मतलब होता है कि बिल्कुल भी होने के चांस नहीं है, और whereas the value of 1 signifies absolute certainty। अगर कहीं आप 1 लिख दिए तो फिर रिस्क है ही नहीं है, फिर तो इसका मतलब सर्टेनिटी वाला डिसीजन हो गया कि यही होगा। ठीक है, जैसा पिछले एग्जाम्पल में मेरा था कि आइसक्रीम बेचना है कि कॉफी बेचना है, तो कॉफी के लिए मेरा पूरा पूरा सर्टेनिटी था। ठीक है, अच्छा इसका मतलब समझते हैं। जैसे हम कोई भी चीज के लिए बोलते हैं कि इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए x होगा या y होगा, ठीक है, और हम बोलते हैं कि x होने की प्रोबेबिलिटी 60% है, 60% है, तो इसका मतलब है कि 100 बार अगर ये काम किया जाए तो 60 बार रिजल्ट x ही आएगा। 10 बार काम किया जाए तो 6 बार रिजल्ट x आएगा, ये इसका मतलब होता है। आई होप ये भी क्लियर है सबको। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है जब हम डाटा की वजह से प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं। मोहन ना बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज है, तो इस बार वो पास होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 90%। यार बचपन से ही बहुत तेज है वो तो पढ़ने में, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जब हम कहते हैं कि दिल मेरा कह रहा है। होता है कभी कभी आप कहते हो मेरा दिल कह रहा है कि ये होगा। हाँ, जैसे मान लीजिए आप वैलेंटाइंस डे पे किसी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हो, ठीक है, गुलाब दोगे, चॉकलेट दोगे, तो अब लड़की हां बोलेगी कि ना बोलेगी, इसका दोनों एग्जांपल समझते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कैसे जानेंगे कि लड़की हां बोलेगी कि ना बोलेगी? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आज तक कितने लड़कों ने उसे प्रपोज किया है और उसने हां बोला है कि ना बोला है। अब आप देख रहे हो कि आज तक उसे करीब करीब 20 लड़कों ने प्रपोज किया है और उसने 16 लड़कों को हां बोला है, तो पता है प्रोबेबिलिटी कितनी है? 80%, 80% प्रोबेबिलिटी है कि आप भी जाओगे तो हां होगी। ठीक है, ना होने की प्रोबेबिलिटी 20% है। नाउ कमिंग टू सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है? दिल कहता है, मेरा दिल कह रहा है ना कि मुझे तो हां बोलेगी, भले 20 में से 4 को उसने ना बोला है, लेकिन मुझे तो हां बोलेगी। तो ये पता है क्या है? सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। हो सकता है आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो आप कह रहे हो यार दुनिया को तो हां बोल देती है लेकिन मेरे को तो पक्का ना बोलेगी। ठीक है, मुझे तो कहेगी अपनी शकल देखी है, किस मुंह से चला आया मुझे प्रपोज करने, राइट, तो द प्रोबेबिलिटी इज 0। या आपको लग रहा है कि नहीं मैं मीठी मीठी बातें करूंगा, थोड़ा सा उसको इमोशनल करूंगा, भले देखने में किसी लायक नहीं हूं लेकिन फिर भी 10% चांस है मेरा, तो ये होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। हालांकि ऑब्जेक्टिव देखते तो 80% चांस है, लेकिन सब्जेक्टिव का मतलब खुद के दिल से सुनना। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है? डाटा देखेंगे हम, देखेंगे भाई कैसे चलता है, क्या चल रहा है, उसी हिसाब से आइडिया लगाएंगे। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी डाटा फाटा नहीं भाई, दिल की सुनेंगे क्या होगा, राइट? याद रहेगा कि नहीं? हम ये सब ना लिखवा दें आपको, ये पता है मैं एग्जाम्पल भी ऐसे क्यों लेता हूं, मुझे मालूम है आपको याद रहेगा जीवन भर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में लड़की का डाटा चेक करना है। ठीक है, अच्छा लड़कियां कहेंगी कि सर मेरे लिए तो एग्जाम्पल ही नहीं लिया, आपके लिए भी वही अप्लाई करता है, आपको लड़के का डाटा चेक करना है। ठीक है, मतलब यहां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, मैं लड़कों को लड़कियों को बराबर तवज्जो दे रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या चीज चेक करना है? डाटा चेक करना है। ठीक है, और सब्जेक्टिव में क्या चेक करना है? दिल। ठीक है,
अच्छा लग रहा है? आइए आगे पढ़ते हैं। टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपको बता दिया मैंने। टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 to 1 के बीच में होगी, और सारी आउटकम की प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया जाए तो 1 होगी। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्क में प्रोबेबिलिटीज का, कि हर प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में रेंज करेगी और टोटल मारेंगे सारे प्रोबेबिलिटीज की तो वो 1 हो जाएगी। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये बात समझ लीजिए, मजा आ जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? हर इवेंट जब एक दूसरे से अनरिलेटेड हो, हर इवेंट जब एक दूसरे से अनरिलेटेड हो, ठीक है, जैसे एक लड़की है जिसका नाम है मिस ब्यूटीफुल, ठीक है, और दो लड़के हैं, मिस्टर हैंडसम और मिस्टर डैशिंग। तो मिस्टर हैंडसम ने भी मिस ब्यूटीफुल को प्रपोज किया है और मिस्टर डैशिंग ने भी क्या किया, मिस ब्यूटीफुल को प्रपोज किया। अगर ऐसा हो कि मिस्टर हैंडसम से मिस ब्यूटीफुल की शादी हो जाएगी तो मिस्टर डैशिंग से नहीं हो पाएगी, और अगर मिस्टर डैशिंग से मिस ब्यूटीफुल की शादी हो गई तो मिस्टर हैंडसम से नहीं हो पाएगी। अगर ऐसा होता है, मतलब अगर फैक्ट्स ऐसे हैं कि किसी एक से ही हो सकती है, अगर हैंडसम से हो गई तो डैशिंग से नहीं होगी, ये बात बहुत क्लियर है। डैशिंग से हो गई तो हैंडसम से नहीं होगी, ये बात बहुत क्लियर है। तो इसे पता है क्या कहा जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि अगर ये हुआ तो ये नहीं होगा, ये क्लियर है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट इवेंट? जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर हैंडसम की मिस ब्यूटीफुल से नहीं हो पाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि डैशिंग से हो जाएगी, डैशिंग से भी नहीं हुई। लीजिए, मिस ब्यूटीफुल कहीं कोई और देखेंगे, अब हम हैंडसम डैशिंग नहीं चाहिए, मिस्टर इंटेलिजेंट चलेगा मुझे तो, ठीक है। अगेन आई रिपीटिंग, मिस्टर हैंडसम से हो सकता है मिस ब्यूटीफुल की शादी ना हो सकता है डैशिंग से भी ना हो, और नेक्स्ट बात दोनों से ही हो जाए, ये भी अगर हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। मैं जानता हूं ये नहीं होगा, बट जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, मैं फिर से समझाता हूं। शादी मिस्टर हैंडसम से हो सकती है, मिस्टर डैशिंग से हो सकती है, मिस्टर हैंडसम से हो सकती है, मिस्टर डैशिंग से हो सकती है, दोनों में से किसी से नहीं होगी, चौथा दोनों से हो जाएगी। अगर ये है तो इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट, जहां पे एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। ब्यूटीफुल की शादी हैंडसम से हो रही है कि नहीं हो रही है, इस बात से दूसरी बातों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे से भी हो सकती है और हो सकता है किसी से भी नहीं हो रही है। दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट, याद रहेगा आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि एक बात दूसरी बात पे डिपेंडेंट है, ठीक है, एक बात दूसरी बात पे डिपेंडेंट है। अगर हैंडसम से शादी हो गई ब्यूटीफुल की तो डैशिंग से नहीं होगी, और अगर हैंडसम से नहीं हुई तो यह बात क्लियर है कि अब डैशिंग से तो होगी, क्योंकि दो ही बंदे जिंदगी में आए थे, एक से नहीं हुई तो दूसरे से पक्का हुई। दिस कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, याद रहेगा, ठीक है। हम लिखवा दें इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, ब्यूटीफुल विल मैरी हैंडसम, या फिर ब्यूटीफुल विल मैरी डैशिंग, ब्यूटीफुल विल नॉट मैरी हैंडसम और डैशिंग, किसी को मैरी नहीं करेगी, ब्यूटीफुल विल मैरी हैंडसम एंड डैशिंग, दोनों से मैरी कर लेगी। अगर ऐसा होता है तो इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। बच्चों ये इंडिपेंडेंट इवेंट का एग्जांपल था, ये है इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है कि इफ ब्यूटीफुल विल नॉट मैरी हैंडसम, देन अगर वो हैंडसम से शादी नहीं की तो बस डैशिंग कूदना शुरू कर दे, अब उसी से होगी, एकदम कंफर्म है।
ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या था कि ऐसा नहीं है हैंडसम अगर रिजेक्ट हुआ है तो अगले दिन डैशिंग भी हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, या ऐसा नहीं है। इफ बी विल नॉट मैरी हैंडसम देन बी विल मैरी, बी मतलब ब्यूटीफुल, विल मैरी कौन कौन कौन, डैशिंग। आया सबको समझ में? चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप दिस सेशन वाज इंटरेस्टिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे हम इसके इलस्ट्रेशंस आपको कराएंगे and where you will understand how to take decision in case of independent event and mutually exclusive events.